गाइस, क्या आपके साथ कभी ऐसी सिचुएशन हुई है जिसमें आपका दिल कुछ और करने के लिए कहता है और दिमाग कुछ और? ऐसी सिचुएशन में आप किसका डिसीजन मानते हैं? आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपसे ये सब क्यों पूछ रही हूँ। इसीलिए क्योंकि आज की हमारी कहानी में हमारी लीडिंग कैरेक्टर भी कुछ ऐसी सिचुएशन में फंस गई है। आइए देखते हैं फिर वो क्या डिसीजन लेती है। एंड गाइस, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं कहानी की ओर। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट पूरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी शुरू होती है और हम कोर्ट रूम के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ न्यूली मैरिड कपल्स जा रहे होते हैं। मार्केट में कोई साड़ी बेच रहा होता है तो कोई सिंदूर। कहीं पंडित जी कहते हैं, आइए शादी तो कर लिए, अब माता का आशीर्वाद भी ले लीजिए। इसी बीच हम एक लड़की को देखते हैं जो बड़ी संकुचाती हुई और घबराती हुई एक कोने में बैठी बड़ी देरी से किसी का इंतजार कर रही होती है कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है, सिस्टर आप यहाँ शादी करने के लिए आई हैं? तो आपको पता है यहाँ 3 गवाह लगेंगे और मैं आपका गवाह बनने के लिए तैयार हूँ। लड़का जैसे ही आए मुझे बता दीजिएगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब लड़की फिर से इंतज़ार करना शुरू करती है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जब लड़का नहीं आता तो लड़की इरिटेट होकर अपना गजरा फेंक देती है। अब इंतज़ार करते करते बहुत वक्त गुजर जाता है और दिन भी ढलने लगता है कि तभी एक बार फिर से वो आदमी वहाँ आता है और इसका नाम होता है अंकुश और कहता है, क्या हुआ सिस्टर, लड़का अभी तक आया नहीं? ज़रूर किसी मुसीबत में फंस गया होगा, आप उसे फ़ोन क्यों नहीं मिलाती? इस पर वो कहती है, मेरा नाम दीपा है, मैंने उसे फ़ोन मिलाया था इससे पहले कि वो आगे कुछ कहती। तभी उसे टोकते हुए अंकुश कहता है, समझ गया, आपने फ़ोन मिलाया होगा और किसी और ने उठा लिया होगा। आप चिंता मत कीजिए, एक काम कीजिए, मुझे उसका नंबर दीजिए, मैं बात करता हूँ। अगर किसी और ने उठाया तो कह दूंगा मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ। लेकिन जब अंकुश फ़ोन मिलाकर लौटता है तो कहता है, वो लोग तो कह रहे हैं कि धीरज आज पुणे गया है। दीपा, क्या तुम्हें ठीक से याद है कि आज ही की डेट दी थी? तो दीपा कहती है, हाँ आज ही की डेट थी, 8 अगस्त। अब दीपा के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आती थी, माथे पर पसीना, घबराहट आती थी। क्या तू अपने घर वापस नहीं जा सकती? तो दीपा कहती है, नहीं, मैं तो जलगांव से निकलते वक्त ही चिट्ठी छोड़ी आई थी। तो क्या तू बॉम्बे की नहीं है? नहीं, तू फिक्र मत कर, मैंने उसके घर वालों को मेरे दोस्त का नंबर दे दिया है। अरे शिट, उसका फोन तो कब से खराब पड़ा है, अब क्या करने का है तेरे को? तो क्या वो बड़ी मासूमियत सी कहती है, अब तू भी बताओ अंकुश, मैं क्या करूं? तो उसे तरस आ जाता है और वो कहता है, तू फिक्र मत कर, पास में मेरे दोस्त की बहन का घर है, आज तो मैं तुझे वहीं रुका देता हूँ, कल सोचेंगे क्या करना है। लेकिन घर पहुँचते ही बहन साफ कह देती है, देखो आज आप यहाँ रुकना है तो ठीक है, लेकिन कल सुबह दिन निकलते ही यहाँ से चली जाना, मेरी माँ को ये सब पसंद नहीं। अगले दिन दीपा फिर से अंकुश से मिलती है तो कहती है, मुझे पता था, मुझे अंदाजा था कुछ ऐसा ही होगा, धीरज ने मुझे धोखा दिया, नहीं आया वो, अब मैं क्या करूं? लेकिन आसपास के लोगों को देखते हुए अंकुश उसे चुप रहने का इशारा करने लगता है और वो लगातार बोलती चली जाती है और कहती है, अंकुश अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? फिर वो उसे एक दुकान पर बिठा देता है और कहता है कि मैं थोड़ी देर में काम खत्म करके आता हूँ और एक बार फिर से वो विटनेस बनने के लिए चला जाता है। बाद में वो उससे एक गार्डन में मिलता है और कहता है, देख तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सारी बात कर ली है, पास में एक वृद्धाश्रम है और उन्हें एक अटेंडर चाहिए और तू बस वहां पे काम करेगी, ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो तुझे पगार तो नहीं देंगे लेकिन खाने पीने और रहने का पूरा इंतजाम है, और क्या चाहिए तुझे? तो फिर वो उसे एक आइसक्रीम भी दिलाता है, लेकिन बस उन्हें एक 5,000 रुपए की जरूरत है, पर तू फिक्र मत कर, सारा हो जाएगा अरेंजमेंट। वो कहती है, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 2,000 रुपए ही हैं। तो कहता है, तेरे से पैसा मांगा क्या मैं, तू फिक्र मत कर। तो कहती है, नहीं मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती। काहे को नहीं ले सकती तू, मैं तेरे से वापस मांगा? तो बोलती है, नहीं तुम समझने की कोशिश करो। बोलता है, क्या? देखो तुम एक आदमी हो। तो कहता है, हाँ मैं समझ गया कि मैं एक आदमी हूँ और तू एक लड़की है, पर तू फिक्र मत कर, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या है ना कि तू नहीं समझेगी, ये बात एक आदमी ही समझ सकता है कि जब कोई आदमी किसी लड़की की मदद करता है ना ऐसे, तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तू ज्यादा मत सोच, मैंने फादर से बात कर ली है, तू बस काम कर। तो इस पर दीपा अंकुश का हाथ पकड़कर कहती है, तुम
तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब दीपा वृद्ध आश्रम में काम करना शुरू कर देती है और बीच बीच में अंकुश उससे मिलने आने लगता है। एक रोज दीपा अंकुश से कहती है, क्या तुम मेरे लिए कोई जॉब ढूंढ दोगे? मुझे आखिर वो कर्जा भी तो चुकाना है। तो कहता है, कौन सा कर्जा? मैंने लिया था अपने दोस्त से, लेकिन मैंने धीरे धीरे करके चुका दिया, अब उसकी आखिरी किश्त देनी है। आखिरी किश्त? वो कैसे? वो कहता है, पता है मेरे को कितना बढ़िया काम मेरा है, कुछ नहीं करना है, बस मोबाइल लेता हूँ और बेचना है और हर एक पर मुझे कमीशन मिलता है 500 रुपए। कितना बढ़िया काम है। अब तो मैं वो काम करता ही नहीं हूँ, कोर्ट वाला। छी, मेरे को करने का ही नहीं है। कि तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, जब धीरज आए तो चली जाना। तो कहती है, अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। पहले मुझे लगता था कि उसके बिना मेरी लाइफ एकदम बेकार है, पर अकेले रहकर मैंने जान लिया है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। वैसे तुम भी ना बिल्कुल पागल हो, क्या तुम्हारे दोस्त तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाते कि तुम एक लड़की के पीछे टाइम खराब कर रहे हो? तो कहता है, काहे को मजाक उड़ाएंगे? पता है उस विटनेस के काम में कितना रिस्क था, कुछ लफड़ा होने का था तो पुलिस मुझे ही पकड़ती। वो सब छोड़, अब किश्त पूरी होने की खुशी में तू मेरी एक बात मान, तू ना नहीं करेगी? बोल, क्या काम करना है? कुछ नहीं, कल हम दोनों घूमने जाएंगे, बस हाँ कर, सिनेमा देखेंगे। और अगले दिन वो दोनों घूमने फिरने चले जाते हैं। वो सिनेमा देखते हैं और फिर बीच के किनारे बैठे होते हैं कि तभी धीरज कहता है, पता है मेरे को ना एक जगह मैनेजर की जॉब मिल सकती है, अगर मैं ग्रेजुएट होता तो दीपा पूछती है, तो क्या मैं है ही नहीं ग्रेजुएट? तो क्या हुआ, तुम अब नहीं कर सकते? तो कहता है, कर तो सकता है मैं, पर करके क्या करेगा? नहीं, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम कर सकते हो। तो कहता है, नहीं मेरे दोस्तों से पूछ, मैं कुछ भी नहीं है। तो कहती है, देखो मैं तुम्हें औरों से ज्यादा जानती हूँ, तुम ये जरूर कर सकते हो और जरूर करो। तो कहता है, मेरी तो आज तक किसी ने इतनी तारीफ नहीं की। बस फिर वो ग्रेजुएशन करने का डिसाइड कर लेता है। इसके बाद वो लोग ऐसे ही मिलते रहते हैं और एक दिन डिसाइड करते हैं कि वो दोनों शादी कर लेंगे। इसके लिए दीपा फादर से भी परमिशन मांगती है और कहती है कि मैं अच्छी जॉब भी करूंगी। एंड गाइस, बहुत सारे रिक्वेस्ट करने के बाद फादर भी मान ही जाते हैं। लेकिन एक दिन अचानक धीरज की कॉल आ जाती है अंकुश के पास और वो कहता है कि 8 अगस्त को तुमने मुझे इतनी सारी कॉल क्यों की थी? मैं कहीं को तेरे को कॉल करेगा, ये एसटीडी बूथ है, किसी ने किया होगा और मैंने नाम दे दिया होगा। कहता है, अच्छा, एक्चुअली मैं एक दीपा नाम की लड़की को ढूंढ रहा हूँ, क्या आप जानते हैं उसे? अंकुश कहता है, मैं किसी दीपा को नहीं जानता और बस फोन कट कर देता है। इसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अर्जी देने के लिए जाएंगे और वो कोर्ट में जाते हैं। और उस दिन अंकुश बहुत खुश होता है और वो कहता है, बस 1 महीने में तो हमारी लाइफ सेट होने वाली है, एग्जाम खत्म, जॉब चालू और फिर हम शादी कर लेंगे। अब अचानक से दीपा कहती है, अंकुश चलो यहाँ से, जल्दी चलो। कहता है, क्या हुआ, क्यों जाने का है? तभी दौड़ते हुए धीरज वहां आता है और कहता है, दीपा मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। वो कहती है, इन बातों का क्या फायदा? तो धीरज कहता है, तुमने सोचा मैं तुम्हें धोखा दे दी? तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो? तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं भी किसी मुसीबत में हो सकता हूँ? कि तभी अंकुश उन्हें टोकते हुए कहता है, दीपा तेरे को ये सब करने का नहीं है, चल यहाँ से। तो भी वो रोकता है और कहता है, हटो यहाँ से, तुम कौन हो? तो इस पर दीपा कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है इसे परेशान करने की? पता है आज अगर अंकुश नहीं होता तो मैं आज जिंदा भी नहीं होती। तो कहता है, इसने पता है तुमसे झूठ बोला, मैंने तुम्हें कॉल करी थी लेकिन इसने तुम्हें बताया ही नहीं। तो कहती है, मैंने ही उसे मना किया था। तो बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया? पता है मैं कितनी मुसीबत में फंस गया था, जिस ट्रेन में मैं आया था उसमें टेररिस्ट ने कुछ बॉम्ब रख दिया था और इसी वजह से पुलिस सबको गिरफ्तार कर ली। और जब पुलिस ने मुझसे पूछा तो घबराहट के मारे मैंने गलत नाम बता दिया, क्योंकि मैं भागकर जो शादी कर रहा था। वो लोग समझ गए और 3 दिन तक मुझसे पूछताछ ही करते रहे। फिर उन्होंने मेरे पिताजी को बुलाया और तब मुझे छोड़ा और मैं तुम्हें यहाँ वहाँ ढूंढता रहा। मैंने अपने माता पिता को मनाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं माने। लेकिन तुम्हारे माता पिता तुम्हें बहुत याद करते हैं और कहते हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं इस रिश्ते से, बस तुम हमारी बेटी को ढूंढ लाओ, वो लोग तुम्हारे लिए तड़प रहे हैं। कि तभी दीपा कहती है, तुम रुको, और अंकुश को एक कोने में ले जाकर कहती है, अंकुश तुम मुझे बताओ कि मैं अब क्या करूं? तो कहता है, अब मैं तेरे को नहीं बता सकता, तू अभी कंफ्यूज हो गई ना, तो मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। तो कहती है, तुम बताओ उसकी क्या गलती है? तो कहता है, हाँ धीरज की तो कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है उसकी। तो कहती है, उसकी काश थोड़ी सी तो गलती होती, कोई तो गलती होती, लेकिन तुमने भी तो मेरी इतनी मदद की है, बुरे वक्त में मेरा इतना साथ दिया है। ये सुनते ही अंकुश तो एकदम शॉक्ड हो जाता है
तो कहता है अच्छा, तो मैं जो तेरा इतना ख्याल रखा उसके लिए तू मुझसे शादी कर रही थी और मैं समझा कि तू मुझसे प्यार करती है। दीपा, तुझे मुझसे शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेरे ऊपर मेरा कोई एहसान ही नहीं है। लेकिन दीपा कहती है कि तुम मुझे गलत मत समझो, तुम्हारे साथ जो मैंने 5 महीने गुजारे वो बहुत ही सुंदर थे, आज़ादी से भरे हुए थे। लेकिन धीरज को तो मैं 5 साल से जानती हूँ, भला मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। तो अंकुश बोलता है कि तुझे मुझे समझाने का ही नहीं, समझाने का कोई फायदा ही नहीं होगा, तुझे जाना है ना तो तू अभी के अभी जा। फिर दीपा धीरज के साथ चली जाती है। अब सीधे कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर धीरज और दीपा शादी करने के लिए आते हैं और अब अंकुश भी अपने पुराने काम पर लौट चुका है और वो बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में कहता है कि आप लोग सिर्फ 2 ही गवाह लाए हो, लेकिन 3 गवाह लगेंगे, मैं तीसरा गवाह बनेगा लेकिन 200 रुपए लेगा। ये सुनकर धीरज थोड़ा हैरान हो जाता है, तो वो कहता है क्या को मैं अपना पैसा नहीं लेगा क्या? तो बोलता है वो बात नहीं है, पर मुझे लगा था कि, तो कहता है क्या मतलब क्या लगा था, मैं अपना पैसा तो लेगा ना। और इसके बाद धीरज उसे 200 रुपये दे देता है और फिर वो दोनों शादी करके वहाँ से जाने लगते हैं और बस कुछ नम आँखों से उन्हें देखता रहता है। एक बार फिर से बाजार का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई शीशा बेच रहा है तो कोई साड़ी। वही पंडित जी कहते हैं अब शादी तो कर ली, माँ से आशीर्वाद भी ले लो मंदिर में आकर। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें और इसके साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।